नमस्कार, मैं हूं स्मृति झा और बहुत बहुत स्वागत है आपका द सूत्रधार पर। आज हम बात करेंगे कांता भारती द्वारा लिखित उपन्यास रेत की मछली की। लेकिन उसके पहले हमारे चैनल मेंबर्स का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। अंजलि कुमारी जो हमारी सबसे पुरानी मेंबर हैं, शायद 6 महीने से लगातार वे द सूत्रधार फैमिली मेंबर हैं। उनके अतिरिक्त कनिका ठाकुर का भी धन्यवाद, नए मेंबर जय महाकाल और बाकी सभी सब्सक्राइबर्स का भी धन्यवाद। यह आपका स्नेह ही है जो हमें बार बार नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। द सूत्रधार पर देखे जाने वाले वीडियो में सबसे ऊपर गुनाहों का देवता है। इसको सुनने वालों की संख्या बतला रही है कि धर्मवीर भारती की यह रचना साहित्य प्रेमियों को आज के बदले समय में भी अपनी ओर आकर्षित करती है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यासों में शामिल है। देश के टॉप 10 हिंदी नॉवेल्स में भी गुनाहों का देवता टॉप पर बना हुआ है। परंतु क्या आपको पता है, कांता भारती द्वारा लिखित रेत की मछली धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की धज्जियां उड़ाने के लिए लिखी गई है। सबसे पहले आपको बतलाते हैं कांता भारती हैं कौन। कांता भारती कोई और नहीं, धर्मवीर भारती की पहली पत्नी है, जिन्होंने रेत की मछली लिखी है। रेत की मछली की तुलना गुनाहों का देवता के साथ की गई। गुनाहों का देवता के 26 साल बाद सन 1975 में रेत की मछली मार्केट में आया। इस उपन्यास में नायक है, नायिका है, उनके मध्य का स्नेह है जिसे वे आजीवन पल्लवित करने की इच्छा रख रहे हैं। फिर सामाजिक दुविधाएं हैं जिसे नायिका का पिता विजातीय विवाह में अपने असहमति के रूप में प्रकट कर रहा है। येन केन प्रकारेण विवाह संपन्न होता है। नायिका अपने पति और उसकी मां के साथ उज्जवल और सुखद भविष्य की कल्पना के साथ ससुराल आती है। क्यारियां खोदकर सुंदर और सुगंधित पुष्पों की पौध को रोपती है। यह उपन्यास धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ भयावह होता चला जाता है, क्योंकि उन पुष्प वल्लरियों के मध्य एक जंगली कांटेदार लता उगती चली जाती है। इतनी उग जाती है कि सारी वाटिका के फूलों को खा जाती है। कहानी का यह बिंब भयानक है। यह जंगली लता नायक की मुंह बोली बहन है, वह बहन जिसे नायक ने कभी राखी बंधवाई थी। कहानी में आगे ऐसा मालूम होता है जैसे कोई विषैला जीव चमड़ी के नीचे रेंग रहा हो। आपको लगता है क्यों पढ़ रहे हो आप यह सब, किस लिए? कहानी कितनी तेजी से विषैली होती चली जाती है आपको मालूम भी नहीं पड़ता। नायक अपनी मुंह बोली बहन को भोगता है, न केवल भोगता है बल्कि उसके लिए बेहूदगी से भरी तर्क संगतियां भी रखता है। कथानायक अपनी बीमार पत्नी की उपस्थिति में उसी कमरे में उस दूसरी स्त्री को भोगता है जिसे वह समाज में बहन कह रहा है, और विभत्सता के अगले चरण पर बढ़कर वह अपनी पत्नी को इसमें सहर्ष सम्मिलित होने का आग्रह भी करता है। इधर नायिका की उत्सव धर्मिता दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। दिन प्रतिदिन वह मानसिक बीमारी और अवसाद के अंधकार में घिरती जा रही है। उसका हृदय कष्ट और वेदना के उस रसातल में डूबता जा रहा है जहां से उसका लौटना असंभव है। कथा यही अपनी नृशंसता पर नहीं रुकती। नायक अपनी पत्नी का यातना से लिप्त चेहरा देखकर मुस्कुराता है। उस मुस्कान की उपस्थिति को पढ़कर आपके समस्त स्नायु तंत्र में एक सिहरन दौड़ जाती है। नायक के लिए पत्नी और उसकी आने वाली संतान उस पर स्त्री के सम्मुख गौण हो जाते हैं। नायक अपनी पत्नी को पीटता है और यह क्रम निरंतरता की ओर चला जा रहा है। इससे भी संतुष्ट ना होकर वह अपनी पत्नी को यह लिखने पर विवश करता है कि वह दुष्चरिता है, उसके अन्यत्र संबंध है। कथा में यह सब तब चलता है जब कथा का नायक विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक है, समाज में बुद्धिजीवी के रूप में प्रतिष्ठित है, बहुचर्चित साहित्य का रचयिता है और समाज के प्रति बौद्धिक उत्तरदायित्व पर बहस करने वाली गोष्ठियों का अध्यक्ष है। लगभग 125 पन्ने की यह किताब पढ़ते समय आप इसे कई बार पटक सकते हैं। कहानी के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आप इस पर भी विचार कर रहे होंगे कि कथा के नायक को नायक कहा भी जाए या नहीं। इस किताब की तुलना गुनाहों का देवता से की गई है, पर मुझको ऐसा नहीं लगता। गुनाहों का देवता पर आरोप है कि उपन्यास पितृसत्ता की ध्वजवाहक है। चंदर अपने आसपास उपस्थित प्रत्येक स्त्री के साथ फ्लर्ट करता है और क्लिष्ट शब्दों में भारी प्रतीत होने वाली चिकनी चुपड़ी बातें करता है। चंदर स्त्रियों का प्रेम प्राप्त कर चरित्रवान भी बना रहता है। चंदर को जब तक स्वयं मालूम चलता है कि वह किसी के प्रेम में है, तब तक वह महानता प्राप्त करने के लालच में त्याग नाम के उपकरण का प्रयोग कर स्वयं को किसी और को सौंप चुका होता है। कथा के अंत तक कोई सर्वाधिक त्रस्त मालूम होता है तो वह चंदर ही है। सुधा होती, पर वह रही नहीं। आरोप यह भी है कि चंदर को धर्मवीर भारती ने अपने आधार पर रचा है,
तो वहीं रेत की मछली उनकी पत्नी कांता भारती ने अपने निजी वैवाहिक जीवन के ऊपर लिखा है। रेत की मछली में कथानायक का जन्मदिन क्रिसमस के दिन पड़ता है और ध्यान देने वाली बात यह है कि धर्मवीर भारती की जन्मतिथि भी इसी रोज है। यदि ऐसा है तो यह सचमुच बहुत भयानक है। लेखन की दृष्टि से देखें तो गुनाहों का देवता एक कालजयी उपन्यास है। भाषागत उत्कृष्टता से लेकर कथा का प्रवाह सब कुछ उत्तम है। उसके चरित्र सुधा और चंदर हिंदी भाषियों के लिए परिचित हैं और जब तक हिंदी भाषा और इसका साहित्य प्रासंगिक रहेगा तब तक ये चरित्र भी परिचित रहेंगे। दूसरी तरफ रेत की मछली भाषागत दृष्टि से गुनाहों का देवता के आसपास भी नहीं ठहरती। रेत की मछली को किसी पूर्व प्रकाशित और बहुचर्चित उपन्यास की व्याख्या मात्र से यदि मुक्त रखा जाए तो यह एक सीधा लेकिन तीक्ष्ण उपन्यास है। रेत की मछली एक ऐसा उपन्यास है जिसे आप किसी तरह निगल तो सकते हैं लेकिन पचा नहीं सकते। ऐसे उपन्यास को पढ़ने के बाद मन यह सोचने लगता है कि क्या इसे किसी को पढ़ने के लिए कहा भी जा सकता है? क्या इसे द सूत्रधार पर पढ़ा जा सकता है? फिलहाल तो हम इस पर काम नहीं कर रहे और भविष्य की बात अभी से क्या करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। द सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।